नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लाल जी और आप इस वक्त देख रहे हैं लाल जी का सफ़रनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो आपको पसंद आए, अगर पीछे के जितने भी वीडियो पसंद आए सबको देखिए और सब वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही रोचक रोचक वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो शख्स दुनिया का महान सातिर, ठगों का ठग, ठगों का बादशाह कह सकते हैं उसे। हम बात कर रहे हैं मिस्टर नटवरलाल की। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म तो देखी होगी मिस्टर नटवरलाल, मैंने भी देखी थी। जब मैंने अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल फिल्म देखी तो उसके रहस्य को जानना चाहा कि क्या यह फिल्म किसी हकीकत इंसान पे बनाई गई है, यूं ही फिर काल्पनिक कोई स्टोरी जोड़कर बनाई गई है। तो मैं उसके तहक में हकीकत को जानना चाहा तो मुझे सामने एक सातिर, बहुत खतरनाक आदमी निकलकर सामने आया, मिस्टर नटवरलाल, जिसका बचपन का नाम था मिथिलेश श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव यानी कि मिस्टर नटवरलाल की। मिस्टर नटवरलाल ठगों का ठग, ठगों का बादशाह कहें या जितनी उसको परिभाषाएं, जितनी उसको कहा जाए उतना कम ही कम है। क्योंकि उस आपने अगर कभी सुना होगा कि किसी राष्ट्रपति भवन को किसी ने बेच दिया हो, आपने सुना होगा कि किसी लाल किले, ताजमहल, हमारे भारत की जो इमारतें हैं, जो धरोहर है, जिनको विदेशी लोग देखने आते हैं, भारतीय लोग देखने जाते हैं, पुरातात्विक जो विभाग है वो उनके संरक्षण करते हैं, उनको किसी व्यक्ति ने बेच दिया हो। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपको ये हकीकत नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास के अंदर आज भी पुलिस के अंदर ये फाइलें अभी भी पड़ी है। जिस शख्स के ऊपर ताजमहल को, लाल किले को, सबको बेचने के मुकदमे दर्ज है और उन्हें बाकायदा पैसे लिए, बाकायदा कागज दिए इस चीज़ के बेचने के, आज भी ये सबूत है। तो बात करें कि मिस्टर नटवरलाल कौन थे, तो मिस्टर नटवरलाल का जन्म बिहार के सिवाना, सिवाना काफ़ी प्रसिद्ध जिला है बिहार में, जहाँ से एक शख्स जिसको कौन नहीं जानता, शहाबुद्दीन, जो गैंगस्टर राजनीतिज्ञ था, उसी के ज़िले में एक गांव पड़ता है जीरादेई। जीरादेई गांव अपनी खास पहचान के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से ऐसे दो महान शख्सियत उभर कर सामने आई थी। जीरादेई गांव से दो महान शख्सियत उभरी, जिनके नाम थे, एक तो हमारे भारत के राष्ट्रपति, सबके नाम जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो जीरादेई गांव से थे। और एक थे हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग, सातिर ठग, ठगों के बादशाह नटवरलाल यानी कि मिथिलेश श्रीवास्तव। दोनों जीरादेई रेलवे स्टेशन से एक ही ट्रेन में सफ़र करते हैं। एक पहुंचते हैं संसद भवन तो दूसरे पहुंचते हैं संसद भवन को बेचने के लिए दिल्ली। दोनों ही नाम दुनिया में प्रसिद्ध है। तो मिथिलेश श्रीवास्तव की अगर हम किस्से कहानियों की बात करें कि किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हुआ, तो कहानियाँ हमें ये बताती है, उनके केस, उनके परिचित लोग हमें ये बताते हैं कि मिथिलेश श्रीवास्तव तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थे, और पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा होशियार वो खेल कूद में रुचि रखते थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई कम करते थे। उनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो एक बार हुआ यूँ कि हमारे घरों में होता ही है कि पड़ोसी जो बच्चा होता है उनको कोई काम मिल जाता है। तो पड़ोसी थे, उन्होंने मिथिलेश को कहा कि मिथिलेश बेटे, तू जा और मेरा बैंक ड्राफ्ट है वो बैंक में जमा करा के आ जा। तो मिथिलेश बैंक पहुंचता है और बैंक ड्राफ्ट जमा करा देता है। उस अंकल का ड्राफ्ट था, सिग्नेचर उस पर मैच हुए, तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ से मैं थोड़े से पैसे चुरा लिया जाए। उन्होंने थोड़े से रुपये निकाले। उसके बाद में उसका ये दौर जारी रहा, रोज़ बैंक जाता, ड्राफ्ट भरता, पैसे ले आता। एक बार जब मालिक को ये पता चला, बैंक गए तब, कि मेरे बैंक खाते से 1000 रुपये की चोरी हो गई है, तब बैंक वालों से शिकायत करते हैं कि भाई साहब
मेरे पैसे किसने चुराए? तब उन्होंने कहा कि साहब आप हम पर खामखा इल्जाम लगा रहे हो, आप तो अपने बच्चे को भेजते हो क्या? किसको? उन्होंने कहा कि वही मिथिलेश श्रीवास्तव, वो आता है हमारे पास और पैसे ले जाता है। ये शिकायत जब पड़ोसी अंकल ने मिथिलेश के पिताजी से की, मिथिलेश के पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने मिथिलेश को बहुत मारा। इस वजह से मिथिलेश है वो परेशान होकर कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता में जाकर पढ़ाई जारी रखते हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट करते हैं। उसके बाद में वहाँ पर कोई सेठ लोग थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए ट्यूशन पर रख लिया। जब मिथिलेश ने केशव सेठ से जब पैसे मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। तो मिथिलेश को गुस्सा आ गया कि 2-3 महीने तक मैंने मेहनत की, उसके बाद में मुझे पैसे नहीं मिले। गुस्सा जायज़ था। इसके बाद में उसको गुस्सा आता है और तब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन 2-3 महीने के गैप डालकर मिथिलेश उस सेठ के साथ रुई के व्यापार के संबंध में 4.5 लाख रुपए की ठगी करता है, फर्जी साइन करके। जब घर में रहता है तो उसके चेक वगैरह सब देखता रहता है, साइन किस प्रकार से थे। इस प्रकार से मिथिलेश उस सेठ के साथ 4.5 लाख रुपए की ठगी करके वहाँ से फरार हो जाता है। मिस्टर नटवरलाल ने हमारे भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पिताजी को भी ठग लिया था। उनसे समाज सेवा के नाम पर पैसे वसूलता था। उसके बाद उन्होंने टाटा, अंबानी, बिड़ला जितने भी थे उन सबको मिस्टर नटवरलाल ने ठगा। इस प्रकार से उस पर 400 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और 52 अलग अलग नाम से उसके मुकदमे दर्ज थे। मिस्टर नटवरलाल वेश बदलने में और अपने नाम बदलने में बहुत माहिर था। जहाँ भी जाता कहीं ना कहीं पर वो किसी न किसी उद्योगपति या किसी न किसी अपने जितने भी राजनीतिक जो व्यक्ति थे बड़े बड़े, उनका कभी पीए बन जाता तो कभी पर्सनल स्टाफ बन जाता। पर्सनल स्टाफ से मुझे याद आया कि एक बार की बात है जब राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री हुए थे, उस वक्त दिल्ली के मार्केट में जाता है, एक घड़ियों की दुकान पर दुकानदार को जाकर कहता है कि राजीव गांधी साहब की मीटिंग है कल, उसमें राजीव गांधी जो है उन्होंने 93 घड़ियाँ वितरित करेंगे। वो वहाँ से घड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। साथ में पर्सनल दुकानदार होता है, वो कहता है कि अब मुझे 2 बंदे हैं वो मेरे साथ भेज दीजिए, हम जाएंगे वित्त मंत्री जी का जो कार्यालय है वहाँ से आपको मैं ड्राफ्ट दे दूँगा। और उसके बाद में जो साथ में 2 व्यक्ति आए हुए थे दुकानदार के, उनको ड्राफ्ट देता है। 40,000 के समथिंग वो ड्राफ्ट देते हैं। उसके बाद वो चला जाते हैं। जब दुकानदार अगले दिन बैंक के अंदर वो ड्राफ्ट लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये तो फर्जी है। तब उनको शक होता है कि हाँ, मिस्टर नटवरलाल ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। इस प्रकार से उनका एक किस्सा और कहानी और सुना देता हूँ। बार की बात है जब मिस्टर नटवरलाल लखनऊ की सेंट्रल जेल में बंद थे, उस वक्त उनकी पत्नी उनको रोज खत लिखा करती थी। पुलिसकर्मी उन खत को रोज पढ़ते और नटवरलाल को दे देते। एक बार जेल के अधिकारी ने नटवरलाल से पूछा कि मिस्टर नटवरलाल, आपकी वाइफ है वो खत रोज भेजती है, लेकिन आप उनको खत का जवाब क्यों नहीं देते? तब नटवरलाल जी ने कहा कि अगर आपने कह ही दिया है तो जवाब दे देता हूँ। तो मिस्टर नटवरलाल जी खत लिखते हैं कि हे प्रियतमा, आपकी जो भी समस्या है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपना जो खेत है उसके अंदर बहुत सारे सोने और चांदी के गहने दबा कर रखे हुए हैं, आप जाना और वो गहने खोद कर निकाल कर ले आना। खत पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस उस खत को स्कैन करती है, उसको पढ़ती है। खत है वो उसकी नटवरलाल थी उसकी वाइफ को न देकर पहले अपने जेब में डालती है और सोचते हैं कि पहले जाकर हम वो खजाना लूट लेते हैं, उसके बाद में आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद में वो पुलिस है वो खेत में जाते हैं, पूरे खेत को खोद देते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन नटवरलाल जी हैं वो दूसरा खत और लिखते हैं और कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद थानेदार साहब कि आपने मेरा खेत खोद दिया। तो ये किस्से थे मिस्टर नटवरलाल के, यानी कि वो पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर खेत में काम करवा लिया उन्होंने। ऐसे थे मिस्टर नटवरलाल। और एक बार उन्होंने संसद भवन को तो उन्होंने तब बेचा जब राजेंद्र प्रसाद जी प्रधानमंत्री थे और अंदर 400 से अधिक हमारे सांसद बैठे थे और उन्होंने बाहर से संसद भवन को बेच दिया।
इस प्रकार से उसके कहानी और किस्से चलते गए। एक बार जज के सामने उसको पेश किया गया था। तब जज साहब ने यह पूछा, नटवरलाल आप ये काम कर कैसे लेते हो? तो नटवरलाल ने कहा, जज साहब आपके पास 1 रुपया है? जज साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने अपने पर्स में से रुपये निकाल उसे दिया कि ये लो। तब नटवरलाल ने रुपया लिया और अपनी जेब के अंदर डाल दिया। बोला ऐसा करता हूँ, लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं अपने ले लेता हूँ, जेब में डाल लेता हूँ, मैं चोरी नहीं करता। और हकीकत बात यह है कि दोस्तों नटवरलाल ने लाइफ टाइम पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी हथियार नहीं उठाया। इसी वजह से तो मिस्टर नटवरलाल के जो गांव वाले हैं वो नटवरलाल को पूछते हैं और वो मांग करते हैं कि हमारे गांव के अंदर मिस्टर नटवरलाल की मूर्ति लगाई जाए, उसका अनावरण किया जाए। क्योंकि मिस्टर नटवरलाल पैसे वाले उद्योगपति लोग थे, उनको लूटता था और अपने गांव के आसपास जितने भी इलाके थे उनमें वो धन संपदा अथाह दान करता था। मिस्टर नटवरलाल की 2 पत्नियां थी, 1 बेटी थी, एक भाई था जो अभी भी गोपालगंज के अंदर शायद रह रहा हो, और एक बेटी है वो रांची में रह रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से मिस्टर नटवरलाल के ऊपर एक से एक बढ़कर केस चलते गए, किस्से कहानियां चलती गई। उसके ऊपर कुल मिलाकर 113 साल की सजा सुनाई गई थी और 400 से अधिक मुकदमे। खास बात यह है कि मिस्टर नटवरलाल जेल के अंदर 20 साल से भी कम रहे थे। उसी में से 1 ही बार जमानत पे बाहर आए थे, बाकी समय क्या हुआ? भाग गए। अरे भाई, इतना चालाक व्यक्ति जेल के अंदर कैसे रह सकता है? जब राष्ट्रपति भवन को जो बेच सकता है वो पुलिस वालों को चक्का मार देकर जेल में आते, 2-3 महीने से रहते, उसके बाद में तुरंत जेल से चकमा देकर गायब। एक बार तो यूं हुआ कि जब करीब उनकी उम्र हो चुकी थी 84 ईयर्स ओल्ड, जब 84 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, मिस्टर नटवरलाल कानपुर जेल के अंदर बंद थे। तो जज साहब ने उनको पेशी के लिए बुलाना था। उसके बाद उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, खांसी खुंसी इस प्रकार से उनको तबीयत खराब हो गई। तो जज साहब ने कहा कि भाई इसको पेशी पर लाने से पहले दिल्ली के एम्स के अंदर दिखाया जाए। व्हील चेयर पर थे, पैरों से दिक्कत हो रही थी, हाथों में खांसी, मतलब इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। बीमार थे या नहीं थे ये तो आगे पता चलेगा आपको कि बीमार थे या फिर वो भी उसी के अंदर नाट्य रूपांतरण था। 15-20 दिनों से जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर रहे और फिर वो भाग जाए। तो हुआ यूं कि जब रेलवे के अंदर 2 पुलिसकर्मी, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मी, वो मिस्टर नटवरलाल के साथ कानपुर जेल से दिल्ली एम्स की तरफ पहुंचते हैं। जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब उतरते हैं तो वो खांसी करने लगते हैं। मिस्टर नटवरलाल खांसी करने लगते हैं। उनको कहा कि जल्दी जल्दी जाकर दवाई लेकर आओ। एक को दवाई लाने के लिए भेजा, दूसरों को पानी लाने के लिए भेजा, तो तीसरे को कहा कि बस आप यहीं रुकिए, मेरे को बहुत इमरजेंसी से टॉयलेट आ रहा है, तो मुझे टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है। तो वो बेचारा बाहर खड़ा रहता है और मिस्टर नटवरलाल जी अंदर से गायब। जब उनको पता चला, कुछ देर तक इंतजार किया, जब तीनों पुलिसकर्मी वापस वहाँ पर इकट्ठे हुए, स्टाफ सारा, उन्होंने कहा कि नटवरलाल जी कहाँ हैं? मिथिलेश बाबू गायब हो गए। मिथिलेश बाबू कहाँ मिलने वाला चाहिए, उनको तो इतना मौका चाहिए था। जब 15-20 दिन तक व्हील चेयर पर रहने वाला बंदा अचानक कैसे कैसे गायब हो गया, सोचने वाली ये दोस्त है दोस्तों। और उम्र थी उनकी 84 वर्ष। उसके बाद में उनको देखा गया, रेलवे स्टेशनों को चेक किया गया तो मिथिलेश बाबू के वहाँ पर कपड़े पड़े थे और जो गार्ड था रेलवे का उसके कपड़े गायब थे। मिथिलेश बाबू रेलवे की गार्ड के कपड़े पहनकर कहीं गायब हो चुके थे, एक और नया वेश धारण कर चुके थे। उसके बाद में मिथिलेश बाबू कहाँ गए कहाँ नहीं गए आज तक किसी को नहीं पता। उसके बाद में 2009 को मिथिलेश बाबू यानी कि मिथिलेश श्रीवास्तव या यूँ कहें कि मिस्टर नटवरलाल, उनके वकील ने अर्जी दायर की कि अब उनकी मौत हो चुकी है मिस्टर नटवरलाल की, और मिस्टर नटवरलाल के जितने भी केस हैं वो बंद कर दिए जाएं। कोर्ट मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि मिस्टर नटवरलाल को कहीं ऐसे कैसे अचानक से, उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कभी गिरफ्तार हुए तो वो छूटकर भाग गए, जेल में उनकी मृत्यु का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो उनके भाई जो थे गोपालगंज में रहने वाले, उन्होंने कहा कि ये केस तो करीब आज से 6 साल पहले ही बंद कर देना चाहिए।
उनकी तो मृत्यु उसी दिन हो गई थी, उसी साल हो गई थी जब वो 1996 के अंदर रेलवे से भागे थे, रेलवे प्लेटफार्म से जब भागे थे। उसके 1 साल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी और मैंने उनका अंतिम संस्कार किया है। ये उनके भाई बताते हैं कि मैंने रांची के अंदर उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। इस प्रकार से मिस्टर नटवर लाल की अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो मरे हैं, जिंदा है, लेकिन उनके भाई कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे थे मिस्टर नटवर लाल। तो मिस्टर नटवर लाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार के और रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे ये मेरी विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान। खुश रहिए, मस्त रहिए।